बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन एक एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है। एंटी मस्कुलिनिक है और क्या है? कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एट एम रिसेप्टर्स। मतलब कि ये क्या है, ये एम रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड करेगी और एसिटाइलकोलिन को जो या फिर मस्कुलिनिक जो भी ड्रग्स होंगे उनको बाइंड नहीं करने देगी। और इसके सारे जो एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट्स आएंगे उसके ऑपोजिट सारे इफेक्ट्स एट्रोपिन के आएंगे। ये इन्वर्स एगोनिस्ट है। ये इसका मैकेनिज़्म है। और अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस याद करने के लिए है। निमोनिक है। ए फॉर आंख से याद कर लें, ठीक है। ए फॉर मतलब कि 4 बार ए, इससे याद करने के लिए एक ए से हम याद कर लेते हैं एंटी सिक्रीटरी। ये भी इसका यूज़ है, ठीक है। एंटी सिक्रीटरी है, ये एंटी स्पाज्मोडिक, ठीक है। और एंटी डायरियल, और एक ए से आप याद कर लें एंटीडोट। एसिटाइलकोलिन पॉइजनिंग में या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ये एज एन एंटीडोट भी हम देते हैं। आँख से याद कर लें, ये हाँ आँख में मतलब कि आई में इसका क्या यूज़ है? ये मिड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिया, ठीक है, ये इसका यूज़ है। उसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये प्री एनेस्थेटिक भी यूज़ होती है एज ए प्री एनेस्थेटिक, ठीक है। और इसका ये जो यूज़ है ना, ये इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है या रैशनैले पूछते हैं कि इसका रैशनैले या इसका रीज़न क्या है कि ये प्री एनेस्थेटिक यूज़ होती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या करवाती है? एंटी सिक्रीटरी है, ठीक है। ये सलाइवा की प्रोडक्शन भी जो है ना वो कम करवाती है, डिक्रीज करवाती है सलाइवरी सिक्रीशंस को, ठीक है। पहला तो ये आ गया इसका रीज़न। दूसरा है, ये क्या करवाती है? स्टेबलाइज करवाती है वेगस नर्व को, स्टेबलाइज वेगस नर्व। और प्रिवेंट करवाती है वेगल ब्रैडीकार्डिया को, प्रिवेंट वेगल ब्रैडीकार्डिया। और तीसरा इसका यूज़ है, ये अक्रंस ऑफ लारिंजियल स्पाज्म जो होता है ना उसको भी प्रिवेंट करवाती है। अक्रंस ऑफ लारिंजियल स्पाज्म को रिफ्लेक्स लारिंजियल स्पाज्म, जो रिफ्लेक्स लारिंजियल स्पाज्म होता है उसको क्या करवाती है? डिक्रीज़ करवाती है। रिफ्लेक्स जो है उसको क्या करवा देगी? डिक्रीज़ करवा देगी। और साथ में क्या करवाती है? ये पोस्ट ऑपरेटिव जो भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना उनको क्या करवा देती है? डिक्रीज़ करवा देती है। पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को क्या करवाएगी? डिक्रीज़ करवा देगी, ठीक है। क्या करवाती है? नंबर 1 है सलाइवरी सिक्रीशंस को कम करवाती है। नंबर 2 है वेगस नर्व को स्टेबलाइज करवाती है और वेगल ब्रैडीकार्डिया को प्रिवेंट करवाती है। थर्ड पे है रिफ्लेक्स लारिंजियल स्पाज्म जो होता है लारिंजियल मसल्स का, उनको कम करवाती है। और चौथा है पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस जो भी आएंगे उनको कम करवाएगी, ठीक है। ये इसका रीज़न होता है। साथ ही हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स याद करने के लिए भी निमोनिक है इसका, ड्राई, ब्लाइंड, हॉट, रेस्टलेस, स्लीपी, ठीक है। ये इसका ना डोज डिपेंडेंट इफेक्ट भी ऐसे ही आता है, इस सीक्वेंस से याद कर लें तो ड्राई, ब्लाइंड, हॉट, रेस्टलेस, स्लीपी। ड्राई से आपने याद रख लेना क्या? ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। जब सिक्रीशन से कम हो जाएंगी तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी। ब्लाइंडनेस क्योंकि मिड्रेटिक है तो इस वजह से क्या हो जाएगी? ब्लाइंडनेस हो जाएगी। हॉट
ये क्या करवाएगी, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर को ज़्यादा करवाएगी। और रेस्टलेसनेस हो जाएगी क्योंकि टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया हो जाएगा। और स्लीपी से याद रखना है सीडेशन, स्लीपी से आपने याद रखना है सीडेशन। और मैड भी आता है, मैड में आ जाएगा हेलुसिनेशंस। ठीक है, ड्राई, ब्लाइंड, हॉट, रेस्टलेस, स्लीपी, मैड। अगर स्पेसिफिकली आप लिखना चाहते हैं ना अकॉर्डिंग टू द डोज, तो फिर आप इस तरह करें, इस तरह लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम पे सबसे पहले आपने लिखना है ड्राई माउथ हो जाता है और मिड्रेसिस हो जाती है। ठीक है, ये आपने 2 लिख देने हैं, ड्राई माउथ एंड मिड्रेसिस। नेक्स्ट है 2 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम पे क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया बताया था ना, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 मिलीग्राम पे क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्पीच एंड मैच्योरेशन, स्पीच और मिक्चुरेशन हो जाए में डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, और 10 मिलीग्राम पे आपने याद रखना है बाकी जो थे, एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशन, कोमा, हाइपरथर्मिया वगैरह। एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशंस, हाइपरथर्मिया, कोमा, ये सब आपने याद रख लेने हैं। एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशन, हाइपरथर्मिया, ये इस तरह आपने याद रख लेना अगर स्पेसिफिकली अगर डोज डिपेंडेंट आप लिखना चाहते हैं। और इसके अलावा कंट्रा इंडिकेशन आ जाती हैं। एट्रोपिन कब नहीं देनी। ठीक है, एट्रोपिन जो है वो हम इन्फेंट्स में नहीं देते, ये है हमारी कंट्रा इंडिकेशंस। इन्फेंट्स में नहीं देंगे। इन्फेंट्स में क्यों नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर हाइपरथर्मिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइपरथर्मिया के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मेटाबॉलिक जो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़्म है ना, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता, नॉट डेवलप। ठीक है, डेवलप नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, इसकी वजह से हम इन्फेंट्स में नहीं देंगे। और उसके अलावा बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में नहीं देंगे BPH, क्योंकि इसने क्या करवानी है, इसने यूरिनरी रिटेंशन करवानी है और उनमें पहले ही यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, तो इस वजह से हम BPH में नहीं देंगे। तीसरा, हम ग्लोकोमा में नहीं देंगे। ठीक है, ग्लोकोमा में क्यों नहीं देंगे, ग्लोकोमा में ये क्योंकि ये मिड्रेसिस करवाता है, तो ग्लोकोमा में हम इसलिए नहीं देंगे इसे। एट्रोपिन के ना 2 तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। हाई डोज पे जब हम एट्रोपिन देंगे तो टैकीकार्डिया करवाएगा, और जब हम लो डोज पर देंगे ना तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या होता है, जब हम लो डोज में देते हैं तो वो एट्रोपिन जो है वो M1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, टर्मिनल है। ठीक है, M1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पर भी पोस्ट साइनेप्टिकली भी M रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो M1 रिसेप्टर्स का क्या काम है, इसको समझने के लिए अगर M1 रिसेप्टर्स के साथ जब कभी भी एसिटाइलकोलिन फ़र्ज़ करें आकर बाइंड करता है ना, जब भी कभी, तो M1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होती है। और M1 रिसेप्टर्स क्या करवाते हैं, नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन, इनका काम होता है नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन। तो जब भी कभी ये एक्टिवेट होंगे ना, तो इन्होंने क्या करवाना होता है कि इन्होंने ना एसिटाइलकोलिन की यहाँ से रिलीज़ को, नर्व टर्मिनल से जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा होता है ना, उसको ये कम करवा देते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है। तो जब कभी अब हमारे पास जो एट्रोपिन है, जब हम एट्रोपिन लो डोज में देते हैं तो एट्रोपिन यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगी। ठीक है, अब एट्रोपिन बाइंड कर गया तो एसिटाइलकोलिन तो नहीं बाइंड कर सकता है M1 के साथ, तो नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन भी नहीं होगी, तो एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ क्या हो जाएगा, अब एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ ज़्यादा होगा तो पोस्ट साइनेप्टिकली जो है एसिटाइलकोलिन ज़्यादा बाइंड करेगी रिसेप्टर्स के साथ। जब ज़्यादा बाइंड करेगी तो एसिटाइलकोलिन का क्या इफेक्ट आता है कि वो डिक्रीज़ कर देगी हार्ट रेट को। इस तरह ये लो डोज पर क्या करवा रही है, ब्रेडिकार्डिया।
और हाई डोज पे क्या होता है, हाई डोज पर जो एट्रोपिन है ना, ये डायरेक्टली बाइंड कर देती है जो एम रिसेप्टर्स हार्ट पर होते हैं ना, एम रिसेप्टर्स ऑन हार्ट, उन पर बाइंड करती है। और एम रिसेप्टर्स ऑन हार्ट पर डायरेक्टली बाइंड करके क्या करवाएगी, हार्ट रेट को ज़्यादा करवा देगी। वहाँ पर एसिटाइलकोलिन नहीं बाइंड कर सकेगी, जिसकी वजह से डायरेक्टली टैकीकार्डिया हो जाएगा।